हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जो कि बिना एग्जाम दिए क्लास 12 पास हो गए हैं और अब उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। बट कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने के लिए, कॉलेज लाइफ स्टार्ट नहीं, एक अच्छी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि क्लास 12 पास हो गए हैं और आपकी पढ़ाई से लिंक टूट गया है। अभी भी आपको क्लास 12 का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जस्ट बाय बिकॉज अभी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम भी मिल गया है, तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस हम लोग आपका कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोड हुई थी, अपार्ट फ्रॉम दोज लाइव सेशंस, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। वो थी एसी का आधा पार्ट अपलोड हो गया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, अलॉन्ग विद दैट करंट क्या होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने फेजर डायग्राम देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि एक एसी सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हम लोग को पता है तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एल विच इज इंडक्टर, सी विच इज कैपेसिटर, आर विच इज रेजिस्टेंस। अब एसी से, एसी सोर्स से हम इन तीनों में से कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों में से एक एक कनेक्ट कर सकते हैं, माइट बी पॉसिबल हम तीनों कनेक्ट कर रहे हैं या दो दो का पेयर बना के कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसी विथ इंडक्टर। आप हेडिंग पूरी डालिएगा, नोट जरूर बनाइएगा कि सबसे पहले हमारा क्या है कि एक इंडक्टर है। अच्छा चलिए, आपका रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए वो चीजें क्लियर रहेंगी। ये आपका रेजिस्टेंस है, इससे हमने एसी सोर्स लगा दिया। जो एसी सोर्स लगेगा वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आप भूल चुके हो कि हाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड करके पार्ट 1 रिवाइज कर सकते हैं। इस एसी सोर्स में से करंट निकलेगा आई। अब अगर ईएमएफ आपका ऑल्टरनेटिंग है विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स टाइम along सॉरी इट्स वैल्यू along with the डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। अगर करंट फ्लोइंग करंट इज डिपेंडिंग अपॉन द ईएमएफ एंड ईएमएफ इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स वैल्यू along with the डायरेक्शन, तो करंट जो होगा वो भी हमारा ऑल्टरनेटिंग ही होगा। करंट जब यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेटिंग होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू आई आर। पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो आपका या इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी कंपोनेंट हो, उसके अलोंग कितना करंट फ्लो कर रहा है, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि वहां पे आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है। ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। ठीक है, ये जो ई नॉट अपॉन आर होता है इट विल बी नोन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो इसका फेज एंगल था ओमेगा टी, वही इसका भी फेज एंगल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने फेजर डायग्राम में देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो था वो जैसे था फेजर डायग्राम में, वी आर इधर था, करंट इधर था, वी एल इधर था और वी सी इधर था। तो हम लोगों ने ये चीज देखा था कि जो करंट है वो वी आर के पैरेलल है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब हम बनाएंगे इसमें इसका फेजर डायग्राम, तो हम लोग मान लेंगे कि आई भी इधर है और वी आर भी इधर है, और इनिशियली वो कुछ फाई एंगल पे रहा होगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं, फाई मत लीजिए या थीटा ले लीजिए, फाई हम लोग बाद में फेज एंगल के लिए यूज करेंगे। तो इनिशियली वो कुछ थीटा एंगल पे रहा होगा। दैट मीन्स कि जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका करंट भी मैक्सिमम होगा। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, ये हो गई इसकी ईएमएफ की इक्वेशन, ये हो गई इसकी करंट की इक्वेशन। कभी आपसे बाय द वे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल फ्लो इन द सर्किट, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये है और रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड है, तो इट विल बी ई नॉट अपॉन आर। इसके बाद आता है कि आपका जब एसी सोर्स ओनली एल सर्किट में लगा हो या ओनली सी सर्किट में लगा हो। ओनली सी सर्किट का मतलब हुआ कि एक कैपेसिटेंस है, उसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। अब अगर हमारा सी कैपेसिटेंस एसी सोर्स से कनेक्ट है, एसी सोर्स को हम सेम लेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। फेजर डायग्राम से आपको समझ में ये चीज आ रही होगी कि हाँ वीसी और आई के बीच में बनेगा तो 90 डिग्री का एंगल ही। इतना तो क्लियर है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम है।
अब जब यहाँ पे ये एंगल बनेगा तो अब बात आती है कि ये डिराइव भी करना पड़ेगा कि हाँ हमें कुछ ऐसा आए कि 90 बीच में फेज डिफरेंस आ रहा हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, Q, विच विल बी इक्वल टू CV होगा। दैट मीन्स Q कितना हो जाएगा, C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब सर्किट में हमें निकालना है करंट। करंट और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, C E नॉट कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, इतना आएगा। I इज इक्वल्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। सेम चीज है, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, बस बात खत्म। अब ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको ईएमएफ से कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे इसको भी साइन के टर्म्स पे लिखेंगे, भले ही एंगल π/2 ऐड हो जाए या π/2 सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ से ये आता है I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्स सी लिखते हैं। एक्स सी आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस। इसकी यूनिट ओम ही होती है। जस्ट बिकॉज की कैपेसिटर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता होगा, इंडक्टर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस टर्म ना आके रिएक्टेंस टर्म आता है। और सर्किट में टोटल कुल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम रिएक्टेंस को यूज करते हैं। सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपकी जो सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब अगर आप स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम देखिए तो वहां पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि I जो है वो π/2 लीड कर रहा है V को। तो I को हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ से ये देखिए सेम इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ई नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, बात खत्म। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये ईएमएफ है, भैया ये करंट है, करंट में फेज एंगल 90 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि करंट विल लीड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2। ये दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब बात आती है कि इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमको पता है कि करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा कितना एंगल से, π/2 एंगल से। तो हम इसी फेजर डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर दें कि हाँ I इधर है, VC इधर है, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये होता है ओनली सी सर्किट में। रेजिस्टेंस वाले सर्किट में कोई लीड नहीं करता, कोई लैग नहीं करता, दोनों दे आर इन सेम फेज। ओनली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को कितने एंगल से, 90 डिग्री से। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका ओनली एल सर्किट। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे कितना करंट होगा। यहाँ पे भी आपका एक्सएल आता है विच इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा सी के बराबर। जितना ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस, पर जितनी ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतना कम आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फाइन। अब यहाँ पे आती है बात कि हम करंट के बीच में क्या रिलेशन लेके आएंगे। तो एक आपने पढ़ा होगा फैराडे लॉ, कितना ईएमएफ इसके अक्रॉस इंड्यूस होगा, इट विल बी -L di/dt होगा। -L di/dt फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग था ये चीज। इसमें ये कर लेते हैं, di इज इक्वल्स टू -E/L dt। E की जगह पे रख लेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में L dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे कि जब समय जीरो था करंट जीरो आ रहा था, जब समय जीरो था तो करंट जीरो, जब समय टी तो करंट आई। यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, लिमिट रखेंगे सेम चीज ही आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम चेंज करेंगे ओनली एल सर्किट के लिए तो क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इसके बाद जब इसको चेंज करेंगे तो ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये बाहर भी माइनस था एक ना,
अब यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस ई नॉट, माइनस हटाते ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है। जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है कि वोल्टेज आगे था और करंट पीछे था, तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओनली एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, ओनली सी सर्किट में करंट लीड करता है, और ओनली आर सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एक्सएल sin omega t minus pi by 2, and E naught upon XL is what? Maximum value of the current flowing in the circuit. ये हो गया जब आपके तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग लगे हैं। अब आती है बात कि तीनों कंपोनेंट्स अगर आपके एक साथ लग जाएं तो वहां पे क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पॉज करके ये चीजें नोट कर ली होंगी। अगली हेडिंग डालिए, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू एलसीआर सर्किट। इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप है आपका VL, इसके ड्रॉप है VC, इसके अक्रॉस है VR, इसमें से करंट निकल रहा है I। अब देखिए जो आपका फेजर डायग्राम है, तो उसमें अगर हम मान के चले कि लेट XL इज ग्रेटर देन XC, तो इसका मतलब ये हो गया कि VL इज ग्रेटर देन VC। जाहिर सी बात है, XL जितना ज्यादा रिएक्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो VL हमारा VC के ग्रेटर हो गया। तो जो आपका फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि हाँ I तो इधर ही है, VR भी इधर है, बट VL माइनस VC आपका इधर हो गया, या XL माइनस XC आपका इधर हो गया, क्योंकि नेट जो होता है वो ज्यादा वाले की तरफ होता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका निकलेगा इधर की तरफ नेट ईएमएफ, जो कि क्या होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। इन दोनों के बीच में फेज एंगल होगा फाई, नेट पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज एंगल फाई होगा, टैन फाई जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन आर। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा आपका। अच्छा, इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि XC ज्यादा हो XL से, तो जो फेजर डायग्राम होगा वो नीचे हो जाएगा। जब XL XC से ज्यादा है तो V आपका लीड कर रहा है कितने एंगल से, फाई एंगल से। जब XC XL से ज्यादा होगा तो फाई एंगल से कौन लीड करेगा, आपका करंट लीड करेगा। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा विच विल बी नोन एज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है, कुल मिला के कुछ नहीं होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस होगा, बट इन दोनों का क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। तो कुछ Z से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू इसका नेट। यहाँ पे आपका R होगा, यहाँ पे आपका XL माइनस XC होगा, इन दोनों का नेट क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो डजेंट मैटर कि XC ज्यादा है कि XL ज्यादा है। इसको बोलते हैं इम्पिडेंस, यूनिट इसकी होती है ओम। ये होता है एसी विद एलसीआर सर्किट। इसमें कुछ आपको निकालना नहीं होता है, मेन काम होता है इसमें फाई निकालना दोनों केसेस के लिए, जब एक्सएल एक्सी से ज्यादा है और जब एक्सी एक्सएल से ज्यादा है। ये था एसी विद एलसीआर सर्किट। इसके बाद क्या आता है, रेजोनेंस कंडीशन। बहुत सुना होगा रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होता है कि जब भी मान लीजिए जैसे कि आप लोग रेडियो रेडियो यूज करते हैं, तो रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं उसके नॉब को, और ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आवाज एकदम क्लियर आती है, मतलब उससे थोड़ा सा इधर उधर भी आवाज क्लियर आती है, बट एक फिक्स पोजीशन होती है कि वहां पे सबसे क्लियर आवाज आएगी। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी सप्लाई आ रही है, मतलब जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आप मैच करते हैं ना 93.5 92.7 इस टाइप से, तो वहां पे हम रेजोनेंस ही यूज करते हैं। वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए। एक्सएल एक्सी से बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जो Z है आपका वो मिनिमम हो जाएगा, और Z जैसे ही मिनिमम होगा मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम है, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, मिनिमम रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा आपको क्लियर साउंड आएगा। तो दैट मीन्स कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको Z मिनिमम करना है, हमको
सर्किट का इम्पिडेंस, जिसको जो रेजिस्टेंस ही होता है, उसको मिनिमम करना है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्किट का इम्पिडेंस मिनिमम हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और हमें एकदम क्लियर साउंड सुनाई देगा। मतलब ये रेडियो के एग्जाम्पल में है, बट बाकी हमें किसी भी सर्किट में हम रेजोनेंस कर रहे हैं, मकसद यही है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा हो वो मैक्सिमम हो रहा हो। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होती नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमने सोर्स क्या लगाया हुआ है। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/√LC। ये कुछ नहीं होता, इसको बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सोर्स की किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका रेजोनेंस होगा, दैट मीन्स कि एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, सर्किट में करंट मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है √LC। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट रेजोनेंस। अब आपके छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि वॉटलेस करंट हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपका एसी कंप्लीट होगा और इसी के साथ आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। के बाद आप लोगों को, ये आप लोगों के ऊपर है, चलिए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स कवर की जाए कि ऑप्टिक्स कवर किया जाए। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन या हमारी वेबसाइट पे बता सकते हैं, उस हिसाब से अगली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट में जो भी डाउट हो वो मेंशन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट वो भी पढ़ें। ये नहीं कि 12th पास हो गए तो अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया जाए। बाकी आपने वीडियो एंड तक देखा, थैंक्स फॉर इट, एंजॉय योर डे।